हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन सिंपल लैंग्वेज चैनल। देखिए, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो आपका टॉपिक चल रहा है उसकी ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 1857 से 1885 तक का पीरियड कवर कर चुके हैं और एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली थी कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशंस के बारे में। ठीक है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये इस टॉपिक की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम 1885 से 1918 तक का सफ़र तय करेंगे। ठीक है, तो डिले नहीं करते हुए चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए 1885 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो जाता है। ठीक है, इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का श्रेय किस पे जाता है? वो जाता है मिस्टर ए ओ होम पे। ठीक है ना, ये एक सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे। ठीक है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। अच्छा, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही थी उस टाइम, उस पीरियड में वाइस रॉय कौन थे इंडिया के? तो वो थे मिस्टर डफरिन। ठीक है, मिस्टर डफरिन वाइस रॉय थे। और फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और इसमें लगभग 72 डेलीगेट्स आए थे। ठीक है, और मेनली ये डेलीगेट्स थे, ये लॉयर्स थे। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे मिस्टर WC बैनर्जी। ठीक है, देखिए ज़्यादातर लॉयर पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसकी एक खास वजह थी। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1883 में एक एक्ट आया था, इल्बर्ट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी इंडियन जज अगर उसकी कोर्ट में कोई यूरोपियन आता है, कोई ब्रिटिशर आता है, तो उसका केस वो सुन सकता है और अगर दोषी पाया जाता है तो सज़ा भी सुना सकता है। बट ये चीज़ यूरोपियंस को या ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इसका विद्रोह किया और ये एक्ट वापस लेना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इससे जो लॉयर्स थे, मेनली वो लॉयर कम्युनिटी थी, उनकी आँख खुल गई कि लॉ, ब्रिटिशर्स बोलते बेशक हैं कि सबसे ऊपर लॉ है, उसकी नज़र में सब बराबर, बट एक्चुअली में इंडियंस उनके लिए बराबर नहीं है, उनसे छोटे हैं, अपने आप से, अपने से नीचे मानते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये इल्बर्ट एक्ट जो था ना, इसका वापस जाना एक तरह से ट्रिगर पॉइंट था, कांग्रेस के बनने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये देख लिया कांग्रेस किस तरह बनी, इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने देख ली। बट ओवर द पीरियड, मतलब जब से कांग्रेस बनी और जब तक भारत आज़ाद हुआ, तब तब तक कांग्रेस के तौर तरीकों में, काम करने के तौर तरीकों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया। ठीक है ना, वो डिफरेंट क्या है उसे हम डिफरेंट फेजेस के थ्रू देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट फेज आप मानते हैं ना कांग्रेस का, वो 1885 से 905, मतलब 1905 तक का मानते हैं। ये है मॉडरेट फेज। ठीक है, मॉडरेट फेज। सेकंड फेज मानते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, और ये चला आपका 1905 से लेके 1918 तक। और जो आखिरी फेज है वो है गांधीयन फेज। ठीक है, और ये कब से कब तक चला? ये 1918 चला, जब तक
भारत आज़ाद नहीं हो गया। ठीक है, तो इस जैसे इस फेज में जो मेन लीडर थे वो थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, एस बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, इस तरह के लीडर्स थे। अब इनके काम करने का तरीके में सबसे बड़ा डिफरेंस था, एक तो ये मास इन्वॉल्वमेंट, मतलब पब्लिक का साथ लेके नहीं चलते थे। ये सोचते थे कि जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो गवर्नमेंट के सामने जाएं, अपील करें कोर्ट्स में, ठीक है, अपील करें, पिटीशन डालें, इस तरह की काम, इस तरह से ये काम करते थे। इनका थोड़ा सा काम करने का तरीका डिफरेंट था, ये मास इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, पब्लिक का साथ ये लेके चलते थे। कहते थे कि जब तक पब्लिक सामने नहीं आएगी, अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनेंगे, भारत को आज़ादी नहीं देंगे, हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। इस पीरियड में जो मेन लीडर्स आप सुनते हैं, पाल, पाल, लाल। देखिए, पाल से है बाल गंगाधर तिलक, पाल से है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, और लाल से है लाला लाजपत राय और अमित घोष। ठीक है, इस तरह के लीडर्स इस फेज में एक्टिव थे, ज़्यादा एक्टिव थे। इनका काम करने का तरीका मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इनसे ज़्यादा कहते हैं एक्सट्रीम था। ऐसा नहीं था कि ये हिंसावादी थे, ना तो इधर हिंसा का समर्थन किया जाता था ना इधर, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं किया जाता था गांधीयन फेज में। तो ठीक है, तीनों फेजेस में कांग्रेस हिंसा के खिलाफ थी, बट ये है कि उनकी जो कह सकते हैं ना कि एक आदमी का नेचर होता है, इधर जो है नरम मिजाज के लोग ज़्यादा थे, इधर थोड़ा गर्म मिजाज के लोग ज़्यादा थे, थोड़ा ज़्यादा गर्म खून था, अपनी बातें थोड़ा सख्ती से रखते थे। उनका मानना ये था कि ये नहीं मानते थे कि कोर्ट्स में जाके अपील करना, लॉज का विरोध करना, नहीं, वो फील्ड पे जाते थे, पब्लिक के बीच में पब्लिक को समझाते थे और बताते थे कि अंग्रेज हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके खिलाफ हमें कैसे लड़ना है, मतलब बेसिकली पब्लिक को एजुकेट करके उनका साथ लेके चलते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, देखिए जो हमने बताया एक्सट्रीम फेज और मॉडर्न फेज, उसके बीच में जो ईयर पड़ता है वो है 905। ये भी बहुत ज़्यादा, ये ईयर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी ईयर में जो कुछ हुआ उसी वजह से जो कांग्रेस की काम करने का तरीका था, ठीक है ना, वो उसमें डिफरेंस आया। तो ऐसा हुआ क्या था उस टाइम पे, देखिए ऐसा हुआ था कि बंगाल था पहले यूनाइटेड था, ठीक है, 1905 16 अक्टूबर 905 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। और चलो पार्टीशन कर दिया गया, उसके बीच में आप गौर से देखेंगे तो पार्टीशन करने का मकसद क्या था वो आप खुद समझ जाएंगे। एक तरफ था वेस्ट बंगाल, जिसे प्रॉपर बंगाल बोलते थे, जो आज का वेस्ट बंगाल है ना, जो हमारा स्टेट है एक, उसे बोलते थे प्रॉपर बंगाल। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मेनली हिंदू पॉपुलेशन थी, ठीक है। और सेकंड था ईस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ये ईस्टर्न बंगाल प्लस आसाम का थोड़ा सा एरिया लेके ये बना था। और यहाँ की जो मेनली पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही होगी कि इसका डिवाइड करने का मेन रीज़न क्या था। इधर की जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता, और आप जानते हैं कलकत्ता उस टाइम पूरे इंडिया की कैपिटल थी, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी, ठीक है, ये कह सकते हैं हम। और यहाँ की जो कैपिटल थी वो थी ढाका, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल ही आगे चल के ईस्ट पाकिस्तान बना था 1947 में, और यही ईस्ट बंगाल या कह सकते हैं बांग्ला
ईस्ट बंगाल, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान, आगे चल के क्या बना 1971 में बांग्लादेश। ठीक है, तो वे उस टाइम पे जो वॉइस रहे थे वो थे करजन। करजन का पॉइंट ऑफ व्यू जो कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी सख्त था। करजन का कहना था के बंगाल इज ए बिग प्रोविंस, इट्स पार्टिसिपेशन विल गिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हैंस बाइफरकेट। मतलब उनका कहना था कि बंगाल एक बड़ा स्टेट है, इसका पार्टीशन करने से, टुकड़े करने से जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी और अच्छी तरह बंगाल को गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन असल रीजन था इनका डिवाइड एंड रूल, क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस पब्लिक के बीच में पॉपुलर होती जा रही थी और उस टाइम जो भी आप कह सकते हैं जो भी एक्टिविटी होती थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाती थी, क्योंकि बंगाल उस टाइम की कैपिटल थी इंडिया की, तो यहाँ पे वो सेंटर रहती थी। मैक्सिमम जो अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के वो कहाँ हुए, कलकत्ता में हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी एक्टिव थी कांग्रेस कलकत्ता के एरिया में। तो जो पॉपुलेशन को बांटने की, पॉपुलेशन को टुकड़े करने की ये ब्रिटिशर्स की साजिश थी, जो 16 अक्टूबर 1905 वो कामयाब हो गई। और इसलिए कह सकते हैं कि 1905 के बाद जो कांग्रेस में बोलबाला हुआ ना, जो एक्सट्रीम फेज के जो लीडर्स थे, बाल पाल लाल, उस तरह के लीडर्स का ज़्यादा बोलबाला रहा, क्योंकि पब्लिक को भी समझ में आ गया था कि अंग्रेज अब पिटिशन करना, कोर्ट में जाना, केस लड़ना, इन चीज़ों से नहीं समझेंगे। ठीक है, हमें जागना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके खिलाफ अच्छा खासा आंदोलन चला था, काफ़ी कोशिश करी गई थी 1905 में कि ये बंटवारा ना हो। ठीक है, इसे कहते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, उसे देखते हैं हम क्या क्या हुआ था बंगाल में उस टाइम पे। तो 1905 में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने जो था उन्होंने देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स बंगाल में रन करे। सबसे पहले तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया। इसमें क्या था, उनका कहना था कि बहुत नुकसान हो रहा है, हम जो बाहर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ख़ास तौर से जैसे इंडियन कॉटन इंडस्ट्री थी, उसको बहुत नुकसान हुआ। ठीक है ना, तो पब्लिक से बोला गया कि आप जो इंडिया में प्रोड्यूस चीज़ होती है, जैसे कॉटन होती है, उसके बने कपड़े, और जो इंडिया में चीज़ें बनती हैं उनका प्रयोग करें, जो विदेशी चीज़ है, ठीक है ना, बाहर की चीज़ें, उनको बॉयकॉट करें। ठीक है ना। और देखिए बंगाल में क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ उस टाइम पे, बंगाल नेशनल कॉलेज बना, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना, ये बना जादवपुर में। ठीक है, और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब 1905 में ये बंटवारा हुआ तब एक गाना कंपोज किया था, वो था आमार सोनार बांग्ला। तो 1971 में ना जब बांग्लादेश बना ईस्ट पाकिस्तान से, तो यही अमर सोना बांग्ला नेशनल एंथम बना, राष्ट्रीय गान बना का बांग्लादेश का। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मॉडरेट फेज में और एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो लीडर्स थे ना, उनके काम करने का तरीका, उनके एक्ट करने का तरीका, मूवमेंट में इन्वॉल्व होने का तरीका बहुत ही अलग अलग था। तो ये बहुत नॉर्मल है कि उनके बीच में डिफरेंस आए थे। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस उनके सामने धीरे धीरे
बढ़ते चले गए और ये आगे चल के सामने आए। वो कैसे सामने आए हम देखते हैं। तो जो डिफरेंस जो मैं बात कर रहा था 1907 में, ये एकदम खुल के सामने आ गए। 1907 की बात है ये, और जगह है सूरत। सूरत का कांग्रेस अधिवेशन था, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। ये रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और हुआ क्या कि वहाँ पे वायलेंस हो गया दोनों ग्रुप के बीच में। और क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो लीडर्स थे वो माइनॉरिटी में थे, तो हुआ क्या कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता एक्सपेल कर दिया गया। एक्सपेल कर दिया कांग्रेस से, ठीक है। तो आपको ये ईयर बहुत ज़रूरी याद रखना है। 1907 का पूछ लेता है कि सूरत स्प्लिट किस ईयर में हुआ था, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1907 रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट, सूरत, ठीक है। हुआ क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और मॉडरेट ग्रुप के लीडर्स में वायलेंस हो गया, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो लीडर्स थे उनको कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो टाइम गुजरता है, ये 1908 से 1914 के बीच की बात जो चल रही है, बताता हूँ मैं आपको कि क्या हुआ। सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक, इनको 6 साल के लिए जेल में भेज दिया अंग्रेजों ने। कौन सी जेल में? ये है मांडले की जेल है, कहाँ पे लोकेट थी? बर्मा, आज का म्यांमार, ठीक है। और लाला लाजपत राय और मिस्टर बिपिन चंद्र पाल, ये दोनों इंडिया छोड़ के चले गए, वो इंडिया में नहीं थे इस पीरियड में, ठीक है। और जो अरविंद घोष थे, उन्होंने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले ली एक्टिव पॉलिटिक्स से, और पांडिचेरी के किसी आश्रम में जाके रहने लगे, ठीक है। इसी बीच 1906 में 1905 में क्या हुआ? बंगाल का बंटवारा। और 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन हुआ। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इनके? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इनके आगा खान, ठीक है। तो आपको ये दो तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, फर्स्ट प्रेसिडेंट आगा खान, ठीक है, ठीक है। 1907 से तो अगली जो मेन इवेंट आता है 1909 का आता है। 1909 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 909। इसको हम मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखो पैरेलल काम चल रहे हैं, एक तरफ से एक्सट्रीम ग्रुप के लीडर्स बाहर हैं, और गवर्नमेंट खुश करने के लिए कांग्रेस को क्या करती है? थोड़े से रिफॉर्म्स लाती है। क्या क्या रिफॉर्म्स आते हैं कि एक तो काउंसिल में जो इंडियंस हैं उनका नंबर बढ़ा दिया गया, ठीक है, और ज़्यादा मेंबर इंडियंस होंगे। दूसरा, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए क्या करा? राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स एरियाज में
मुस्लिम्स ही खड़े होंगे, ठीक है, और उनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम्स ही दे सकेंगे। समझ में आ रही बात? तो सैब इस तरह से मुस्लिम्स भी खुश कर दिए और कांग्रेस को भी, क्योंकि मुस्लिम को वहाँ पे देख रही थी कौन, जो नई नई बनी थी मुस्लिम लीग, बताया था ना अभी, आगा खान जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था 1961 में पहली बार ये इंडियन, अब आप देखते जाइएगा क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, तो हर 10 साल बाद ये आता है। तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि यही प्रॉमिस किया कि 10 साल बाद हम इस चीज़ को, जो ये एक्ट हमने पास किया है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है ये भी चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली मेन इवेंट होती है 1911, ठीक है, ये क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगा है। ये कौन सा दरबार है? दिल्ली दरबार है थर्ड। इससे पहले भी दो दरबार लग चुके हैं, एक तो 1877 में लगा था, ठीक है, जब विक्टोरिया क्वीन बनी थी। एक लगा था, सेकंड लगा था आपका 1903 में, तब कौन थे वाइसरॉय? कर्जन, ठीक है, कर्जन थे। पूछ लेता है कि कितने दरबार लगे थे, कौन से ईयर में लगे थे, ठीक है। और हुआ क्या था, जो किंग एडवर्ड सिक्स्थ, सॉरी सेवेंथ, इन्होंने गद्दी संभाली थी, इसके लिए राजा वहां बदलते थे और हंगामा यहाँ होता था, और ऐसा भी नहीं छोटा मोटा हंगामा, वो पब्लिक इकट्ठी करी जाती थी, पैसे खड़े जाते थे, मतलब बहुत बड़े प्लेन को सजाया जाता था, प्लेन मतलब जमीन को, वहाँ टेम्प्रेरी टेली क्या था, टेलीफोन लाइन बिछाई जाती थी, टेम्प्रेरी रेलवे लाइन बिछाई जाती थी, मतलब बहुत ही पैसा बर्बाद किया जाता था, ठीक है ना। फर्स्ट दिल्ली दरबार में तो आपको भी याद भी होगा, आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि फैमाइन चल रहा था डेक्कन में, ठीक है, तो ऐसी हालत हो रही थी कि यहाँ तो लोग भूखे मर रहे थे और ये दिल्ली दरबार सजाते थे। अच्छा, तीसरा दरबार लगा था 1911 में, ठीक है, और 1911 में क्यों लगा था, जॉर्ज फिफ्थ जो इनके नए राजा थे, जॉर्ज फिफ्थ आए थे इंडिया। अच्छा, इनके स्वागत के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी इंडिया में, आप उसका नाम बता सकते हैं? देखिए आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, गेट वे ऑफ इंडिया। कहाँ पे है ये आज की मुंबई में है। गेट वे ऑफ इंडिया इन्हीं के स्वागत के लिए, इनका ही स्वागत करने के लिए गेट वे ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। तो 1911 के दिल्ली दरबार में बजाने की वजह एक तो ये कि जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए थे, और बंगाल का जो बंटवारा हुआ था, नया पुनर्गठन हुआ था प्रोविंस का, प्रोविंस ऑफ बंगाल, मतलब अब बंगाल को एज ए प्रोविंस रूल करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी 1911 में, कलकत्ता से इन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी थी, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसमें जो मैंने इस स्लाइड में जो आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, आप अगर कहीं मिस्टेक हो गई हो मेरे से तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार लगा, ठीक है। सेकंड कब लगा था, सेकंड दिल्ली दरबार 1903 में लगा था, ठीक है। किंग एडवर्ड आए, एडवर्ड सेवन जब गद्दी बैठी थी इसकी वजह से लगा था। सबसे जो हंगामे वाला सबसे ज़्यादा खर्चीला जो बना था यही लगा था, सेकंड वाला। थर्ड 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 आपको बता दिया 1911 में जॉर्ज फिफ्थ जो इनके नए किंग थे वो गेटवे ऑफ इंडिया के थ्रू इंडिया में आए, प्रोविंस की घोषणा करी कि अब बंगाल एज ए प्रोविंस आएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, और कैपिटल जो थी कलकत्ता से दिल्ली आ गई। दिल्ली इन्होंने एक नई कैपिटल बनाई, न्यू दिल्ली, दिल्ली कहना ठीक नहीं है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो देखिए न्यू दिल्ली में जो इन्होंने कैपिटल बनाई थी उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, चीफ आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियन, आज भी बोलते ना, जो हमारी
हम पार्लियामेंट है वो जो एरिया है उसको हम बोलते हैं ल्यूटेंट दिल्ली। आपने टर्म बहुत सुनी होगी। तो ये चीफ आर्किटेक्ट थे। इनके नीचे एक आर्किटेक्ट और थे, उनका नाम है हर्बर्ट बेकर। ठीक है। तो 1930 में इन्होंने बनाया था। 1931 में उन्होंने ही राष्ट्रपति भवन की निर्माण किया था। उस टाइम का वॉइसरॉय हाउस। ठीक है। तो जितनी भी जो न्यूटन दिल्ली की जगह है, मान लें पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, ठीक है, ये सब इसके जो आर्किटेक्ट कौन है, एडविन ल्यूटन। और एक और जगह है दिल्ली की मशहूर, कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस, उसके आर्किटेक्ट कौन है, रॉबर्ट रसल। ठीक है। तो जब कैपिटल दिल्ली आ गई, तो अब भाई जब वहाँ उनकी फैमिली आएंगे ब्रिटिशर्स की, तो शॉपिंग करने में तो कहीं जाएंगे, तो एकदम यूरोपियन अंदाज में ये बिल्डिंग डिजाइन करी थी कनॉट प्लेस की, मार्केट एरिया, रॉबर्ट रसल ने। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। देखिए, अब 1914 की बात करते हैं। 1914 में एनी बेसेंट, ये एक आयरिश लेडी थी, ठीक है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और इन्होंने इंडियन होम रूल का प्रस्ताव रखा, जो कि गोखले साहब के नज़रिए से अच्छा प्लान नहीं था। तो उन्होंने, मिस्टर गोखले ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इंडियन होम रूल मूवमेंट को। ठीक है। अब क्या होता है कि एक तरफ ये रिजेक्ट हो गया, दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक मांडे की जेल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक ये देखिए पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का तरीके का अंतर है। एक तरफ गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि एक मॉडरेट टाइप के लीडर थे, उन्होंने इस मूवमेंट को रिजेक्ट किया। दूसरी तरफ तिलक थे, जो एक्सट्रीम ग्रुप में आते थे। ठीक है। उन्होंने इस मूवमेंट का समर्थन किया और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लिया। ठीक है। अब ये जो 1914 में बाहर निकल जाते हैं जेल से, उसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं। 1914 में बाहर निकलते तो फिर साल आता है 1916। लोकेशन अधिवेशन की है लखनऊ, और प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। इनके अध्यक्षता में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का लखनऊ में, जिसे हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें दो काम हुए। एक तो लखनऊ पैक्ट के अंडर क्या हुआ, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पे आ गए। उन्होंने कहा ठीक, अब वो आगे से जो जॉइंट वर्किंग रखेंगे, कॉमन मिशन, कॉमन एम लेके चलेंगे भारत की आज़ादी का। और कांग्रेस ने इसके बदले में क्या किया, जो मुस्लिम्स के जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, जो कि उनको मिल चुका था, उसे एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप कर रहे हैं क्योंकि आपको मिल चुका है। और मुस्लिम लीग ने भी ये आश्वासन दिया कि हम आज़ादी की लड़ाई में आपका साथ देंगे। दूसरी एक बड़ी बात और हुई थी इस अधिवेशन में, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे और जो मॉडरेट ग्रुप था, वो दोनों एक साथ हो गए। आपको याद होगा 1907 के अधिवेशन में सूरत स्प्लिट हुआ था, जब ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए थे। ठीक है ना, एक्सपेल कर दिया था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को कांग्रेस से।
और 1916 लखनऊ के अधिवेशन में ये दोनों फिर दोबारा से साथ हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ का, इसमें जो लीडर थे जिनके बीच में पैक्ट पास हुआ था वो थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना। ठीक है, पूछ सकते हैं कि कौन किन दो लीडर्स के बीच में ये पैक्ट पास हुआ था। ठीक है, तो तिलक और जिन्ना के बीच में ये पैक्ट पास हुआ था। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि 1914 में एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने होम रूल मूवमेंट का प्रस्ताव दिया, जिसका गोपाल कृष्ण गोखले ने तो समर्थन नहीं किया, बट बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया। तो इस जो मूवमेंट में इनकी दो टीम बन गई। एक टीम को लीड कर रहे थे तिलक और दूसरे वो एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया अप्रैल 2016 को और इन्होंने लॉन्च किया सितंबर 2016 को। ठीक है, इनके अंडर जो एरिया आता था वो आता था महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस, ये तो आता था तिलक के अंडर। और जो रेस्ट इंडिया बच गया ना, के बाद जो भी इंडिया बचता है वो किसके अंदर आता था? एनी बेसेंट के अंदर आता था। इनके टाइम में दो, देखिए तिलक ने जो दो न्यूज़पेपर निकाले थे वो थे केसरी, केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर था और एक था मराठा, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इस तरफ जो न्यूज़पेपर निकाले गए यानी बेसेंट के अंडर में, देखिए इन्होंने एक नया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था न्यू इंडिया करके, और एक दूसरा न्यूज़पेपर था कॉमन व्हील, WEAL, ये एक न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये इन्होंने पूना से स्टार्ट किया था और ये मद्रास। ठीक है, मद्रास में एक जगह है IDR, वहाँ से स्टार्ट किया था। इस तरफ इन लोगों को इनका साथ मिला मोतीलाल नेहरू का। ठीक है, जिन्ना का। इसी मूवमेंट में एक नारा दिया इन्होंने, स्वराज मेरा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कहने का मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। क्या है? और इधर एनी बेसेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है यहाँ पे, इंडिया ए नेशन। ठीक है, तो ये मूवमेंट अपने आप में बहुत कामयाब रहा। इसका मोटिव क्या था? पब्लिक के बीच में जाना। ठीक है, और आगे जो मूवमेंट्स आने वाले हैं, आगे जो आंदोलन छिड़ने वाले हैं, ये पब्लिक को आगे के लिए तैयार करना, आगे की राजनीति के लिए। ठीक है, तो काफ़ी कामयाब माना जाता है इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए अगली जो बड़ी इवेंट आती है वो आती है 1917 में। ठीक है, अगस्त, इसको इस इवेंट को बोलते हैं अगस्त 'डिक्लेरेशन'।
या फिर मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन। मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन ये एक्चुअल में ये क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर मॉन्ट्रियल थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो पूरे इंडिया का एक दौरा करते हैं, टूर करते हैं, ठीक है, और एक रिपोर्ट देते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें आके धीरे धीरे जो बोला जाता है, देखिए अंग्रेज धीरे धीरे मतलब समझ रहे थे कि अब भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी, बट वो इसको पेस को थोड़ा धीमा रखना चाहते थे, तो बीच बीच में वो लॉलीपॉप पकड़ाते रहते थे। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फॉर सेल्फ रूल फॉर इंडिया, ठीक है, ये इस रिपोर्ट में उन्होंने खाका बनाया। और इसी रिपोर्ट से जो अगला जो आता है 1919 का इंडिया काउंसिल एक्ट आता है, ठीक है ना, इस पे डिपेंडेंट था ये, अगस्त डिक्लेरेशन पे, मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन पे, ठीक है। या इस एक्ट को बताऊं क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल और चेल्सफोर्ड भाई राइटिंग थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक है, तो करेक्शन कर दिया है, मॉन्ट्रियल और चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मॉन्ट्रियल थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, और ये उस टाइम के चेल्सफोर्ड वॉइस रॉय थे, ठीक है। ठीक है, तो जो 1919 में जो रिफॉर्म्स आए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसमें हुआ क्या 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 क्या, क्या तब्दीली आई। तो सबसे पहले तो एक सदन बाई कैमरी सदन का स्थापना हुई, ठीक है ना, दो सदनीय पार्लियामेंट बनी। देखिए इसमें दो सदन बने, एक तो बना काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, और एक बनता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्चुअल में ये है क्या पता है, ये आज की राज्यसभा है और ये आज की लोकसभा है। इसका पुराना नाम देखेंगे तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया गया वोटिंग के लिए, सीटें बढ़ाई गई। इसमें देखिए, इसमें थे टोटल 60 मेंबर होते थे और इसमें 145 मेंबर के आसपास होते थे, ठीक है। तो 60 में से 27 तो नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है, और इधर 33 का इलेक्शन होता था। इधर देखेंगे आप तो 41 आसपास नॉमिनेटेड होते थे और 104 के नंबर होता था इलेक्टेड का, इलेक्टेड नॉमिनेटेड, ठीक है। तो इसे नॉमिनेट कौन करता था, देखिए गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था इन मेंबर्स को। इसका टेन्योर जो होता था 5 साल का रखा गया, इसका टेन्योर 3 साल का, मतलब 3 साल के लिए चुनाव होता था इसमें। एक तो ये चेंज आया, ठीक है। दूसरा के वोटिंग राइट एक्सटेंड किए गए,
वो देखते हैं। और दूसरा एक और सिस्टम रहेगा प्रोविंस, जो देखिए तो होगा सेंटर लेवल पे, जो ये बात जो हो रही है ना, आज की सेंटर गवर्नमेंट जिस तरह से काम करती है वो है। एक होगा स्टेट लेवल पे भी तो कुछ ना कुछ होना होगा, तो प्रोविंस लेवल पे क्या हुआ वो देख लेते हैं। जो प्रोविंस लेवल पे हुआ, इंट्रोड्यूस करी गई डीआर की, आर की बोलेंगे आप इसे, ठीक है। डीआर की मतलब आप डाई से समझो दो, क्या होगा देखिए आप समझते हैं। दो तरह की लिस्ट निकाली, दो तरह के डिपार्टमेंट रहते हैं स्टेट में। एक तो रिजर्व, ठीक है, रिजर्व डिपार्टमेंट, और एक ट्रांसफर्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें जो काम करते थे मेनली ब्रिटिश होते थे, ठीक है, और ये इसमें काम करते थे इंडियन मिनिस्टर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जैसे डिफेंस का मामला हुआ, बजट का मामला हुआ, या रेलवेज का मामला हुआ, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे प्रोविंस एरिया में वो तो सब ब्रिटिश ही संभालते थे। और बाकी मान ली सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब पंचायत वगैरह का, ठीक है, एजुकेशन का, इन चीज़ों को इंडियंस के हाथ में दे दिया गया। अब देखिए बोलने के लिए तो बहुत छूट दे दी गई, जैसे पहला ही पढ़ा हमने पिछली स्लाइड में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा कि भाई उसमें 145 मेंबर होते थे। वो 145 मेंबर होते तो थे, बट बजट के 75% मामलों में उनको वोट का कोई अधिकार नहीं था। ओनली 25% मामले ऐसे होते थे जिनमें वो वोट कर सकते थे। मतलब वोटिंग राइट तो बढ़ा दिए, बट जो वोटिंग करने के एरिया थे ना वो लिमिटेड ही थे अभी भी। तो इस तरह से हुआ था। और देखिए ये जो डीआर की जो लागू हुई थी वो 8 स्टेट में हुई थी। एक तो असम में हुई थी, बिहार एंड उड़ीसा, ये दोनों एक ही प्रोविंस में आते थे। सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस मतलब आज का एमपी वाला एरिया। यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज का यूपी। बॉम्बे, बॉम्बे आज का महाराष्ट्र वाला एरिया। मद्रास, मद्रास आज का तमिलनाडु वाला एरिया। और पंजाब, यहाँ पे डीआर की लागू की गई, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे, ये जो काउंसिल एक्ट पढ़ा हमने 1919, तो हमने आज लगभग 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 क्या 1900, हाँ सॉरी 1885 से लेके, एक मिनट, 1885 से लेके 1918 तक का लगभग टाइम पीरियड कवर किया है। वैसे तो 18 से 19 की चीज़ ही पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद जो स्टार्ट होता है गांधीयन फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला कि पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि ये एक फ्लो में चल रही है चीज़, ठीक है। जो इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ होती है जो पैरेलल में चल रही होती है। सबको एक साथ, जैसे मान लीजिए इनके साथ कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी थे इस टाइम पे जो एक्टिव होने लगे थे, ठीक है, तो उनकी लाइफ हिस्ट्री अगर इनके साथ साथ पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी जाएगी और तब बहुत फिर भी कवर नहीं हो पाएगी बहुत सारी चीज़ें। तो आप एक नोट्स बनाएंगे, उसमें बीच बीच में जगह देंगे ना, थोड़ा सा सेपरेशन देंगे, तो उसमें आप इस चीज़ों को भर सकते हैं, एक अच्छे खासे नोट्स बन सकते हैं आपके, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और बार बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप भी इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। बहरहाल इससे आगे हम जो अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे गांधीयन फेज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें डेट्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो पीरियड रहेगा हमारा 1918 से 1947 का, ठीक है।
तो प्लीज़ ऊपर की तीन ये जो इसको लगा के जो तीनों वीडियो उनको कंप्लीट देखिए, प्रॉपर नोट बनाइए। अगर स्पीड कम लग रही है तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए, अगर स्लो लग रही है, सॉरी स्पीड कम लग रही है तो फास्ट कर लीजिए, फास्ट लग रही है तो स्लो कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।